चैप्टर हमारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए बोला जा रहा है पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। अगर कहीं कोई पानी है, इसमें पानी है, पानी में कोई सिक्का रखा हुआ है और जब हम उसको दूर से देखते हैं तो ये उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? देखिए जब कोई प्रकाश का किरण आता है और सघन माध्यम में वो चल रहा है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। जब वो आया और अभिलंब क्या, यहाँ से वो थोड़ा सा दूर हट जाएगा, मतलब यहाँ से आया और वो दूर हट जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। और जब ये अभिलंब से दूर हटता है तो यहाँ इस जगह प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन जब वो परावर्तित होगा तो क्या होगा? अब देखिए जब ये इस पर पड़ेगा, देखिए प्रकाश अगर एक इधर से आता है और एकदम समतल पर पड़ेगा तो क्या होता है? वो परावर्तित हो जाता है। लेकिन यहां कह रहा है जब कोई प्रकाश का किरण कोई सघन माध्यम से चल करके वो आती है और जब सतह पर पड़ती है तो वो अभिलंब जिस जगह उसको पड़ना चाहिए वो उस जगह से थोड़ा दूर हट करके पड़ती है। मतलब अगर ये आया सिक्का यहाँ पे आया, सतह पर ये पानी है और ये यहाँ से पड़ रहा है यहाँ, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से ये यहाँ पड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? या तो थोड़ा सा इधर पड़ेगा, पड़ना चाहिए यहाँ। जब एक सिक्का आ रहा है, समझिएगा इस चीज को, ये अगर पानी पे किरण आ रहा है तो ये जो आ रहा है तो हमारा सीधा कहाँ पड़ना चाहिए? सीधा पड़ना चाहिए, ठीक है, सीधा पड़ना चाहिए। लेकिन ये सीधा नहीं पड़ करके क्या होता है? थोड़ा सा दूर हट जाता है। जहां जिस जगह इसको आना चाहिए उस जगह से थोड़ा सा हट जाता है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब से जो दूर हटता है तो अभिलंब से दूर हटने के कारण ये इसके अंदर जो सिक्का रखा हुआ होता है, यहाँ जो ये पानी पर पड़ा ना तो ये यहाँ नहीं पड़ करके थोड़ा सा हट करके पड़ा, तो जिसके कारण उसमें तिरछापन नजर आता है, इसलिए सिक्का जो है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ लगता है। ठीक है, तो सिक्का उभरा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? या पानी में अगर कोई लकड़ी डूबी हुई है, जैसे ये पानी है, देखिए ये गिलास है, गिलास में हमारा क्या है? गिलास में पानी भरा हुआ है और एक तो लकड़ी को इसमें हम ऐसे डुबा दिए, एक लकड़ी डुबा दिए तो ये लकड़ी जो डूबी हुई होती है तो लकड़ी अपने जगह से जैसे ये लकड़ी डूबी है तो अपने जगह से थोड़ा सा ये हट जाएगी, इधर हो जाएगा, तो ये इधर लगेगा हमको कि ये लकड़ी जो है थोड़ा तिरछा हो गया है। ठीक है, तो ये तिरछा क्यों हो गया? लगेगा लकड़ी जब हम ऐसे डाल रहे हैं तो लगेगा लकड़ी ऐसे नहीं, वो लकड़ी ऐसे है, या आधा भाग इसका इधर लगेगा और आधा भाग क्या लगेगा? आधा भाग इधर है और आधा भाग लगेगा इधर चले गया है। हम डाले हैं तिरछा लेकिन वो लग रहा है कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा हट गया है। तो ऐसा क्या होता है? तो बस वही है, जब प्रकाश की किरण कोई सघन माध्यम से आकर के इस सतह पर पड़ती है तो वो अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है, तो वो लकड़ी नहीं डूबा हटा हुआ नजर आता है, वो प्रकाश के कारण वो लकड़ी हमको हटा हुआ नजर आता है। वास्तविक में लकड़ी वहां जो है तिरछा ही है, जैसे हम रखे हैं वैसे ही लकड़ी रहेगा। अगर तिरछा रखें तिरछा रहेगा, सीधा रखें तो सीधा रहेगा, लेकिन जैसे रखें उससे जो है ना उस प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो लकड़ी हमको थोड़ा सा दूर नजर आएगा, क्योंकि प्रकाश हमारा सघन माध्यम से आता है और वो अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हो गया। इसके बाद देखिए प्रकाश का बोला जा रहा है, प्रकाश का क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो है प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शी माध्यम, जब कोई पारदर्शी माध्यम को पार करती है, मतलब पारदर्शी माध्यम से जाती है तो वो अपने दिशा के को बदल देती है। ठीक है, जैसे कभी हम आपको बताया कि यहाँ से यहाँ आया लेकिन जब ये इधर से आ रहा है तो थोड़ा सा लगता है तिरछा हो गया, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वो परावर्तित नहीं होती है, थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती है, हट जाती है अपनी जगह से। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो चाल है भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश का चाल अलग अलग, जैसे हवा में प्रकाश का चाल कितना है?
कांच में प्रकाश का चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। शून्य यानी शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। आपको थोड़ा सा हम बताते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे हम किसी भी चीज का, कोई भी माध्यम में, दर्पण में किसी भी चीज का अगर अपवर्तनांक पूछा जाए तो उसको साइन आई बटे साइन आर से डिनोट करेंगे। हम आपको बताए थे कि इसको जो है साइन आई बटे साइन आर से डिनोट करेंगे, साइन आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ठीक, साइन आई बटे साइन आर से डिनोट करेंगे कोई भी चीज का। वहां अपवर्तनांक जैसे पूछेगा साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। और यही एक नियतांक भी है, यही ये जो अपवर्तनांक को सूचित किया जाएगा, यही एक नियतांक है, मतलब नियत है, बदलता नहीं है जल्दी। अपवर्तन का नियम जो है, इसी अपवर्तन के नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन का जो ये नियम है, इसी अपवर्तन का, जैसे अभी ये अपवर्तन का नियम जो होता है, जिस नियम का ये पालन करते हुए अपवर्तित होती है प्रकाश, जिस नियम का पालन करते हुए अपवर्तित होती है, उसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, या प्रकाश का अपवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। अपवर्तन के नियम में एक नियम यह है कि प्रकाश जो है, प्रकाश का आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब तीनों एक ही समतल जगह पे होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब, मतलब आपतित किरण आपतन बिंदु कहने का मतलब हुआ कि ये इधर से अगर प्रकाश आया जिस जगह पड़ा, अविलंब और ये बिंदु, ये आपतित किरण, ये अविलंब और ये बिंदु एक के सतह पर होगा, ठीक है। यही परावर्तन का नियम है, वही है परावर्तित किरण, अविलंब और आपतन बिंदु। इसमें आपतित किरण, आने वाला किरण, और अविलंब कहने का मतलब हुआ इधर भी आ सकता है, इधर मतलब आया और सीधा भी चले जाएगा इधर, यह अविलंब हो गया। मतलब अविलंब ऐसे कहते किसको है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लाइन खींचा जाएगा, इस दोनों को बांटने के एकदम बीचों बीच जो लाइन खींचा जाएगा, यही अविलंब कहलाता है। आने वाला किरण हो गया आपतित किरण, आकर के जो लौट रहा है ये हो गया परावर्तित किरण, और इस दोनों के बीच में जो डंडा खींचा गया, यही डंडा कहलाएगा हमारा अविलंब। और इस जगह पे ये जो बिंदु बन रहा है दोनों के बीच मुड़ने पर, ये हो गया हमारा आने के समय में आपतन बिंदु, जाने के समय में परावर्तन बिंदु। हाँ, और यहाँ इसको अविलंब के लिए, अविलंब के क्रम में जब आया अविलंब वाला बिंदु, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग हो गया। ऐसे एक बार देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई प्रकाश का किरण आएगा तो अगर वो, जैसे कि अभी हमारे पास लाइट जल रहा है, लाइट से किरण निकल रहा है, हमारी ओर आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास क्या? आपतित किरण। अभी हम एक मान लेते हैं कि ये बुक रख दिए और ये बुक तिरछा रख देते हैं, तो इस पे एक स्टिकर लगा हुआ है, मान लेते हैं ये कांच का बुक है, ठीक है, कांच इस पे रखा हुआ है। इस कांच से क्या हो गया? वो परावर्तित हो गया, और जब ये परावर्तित हो गया तो आया, जब ये आया तो आपतन किरण, आपतित किरण, और जब ये लौट गया तो परावर्तित किरण। अभी सीधा रखेंगे तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा परावर्तित हो गया तो परावर्तित किरण हो गया, ठीक। अब इधर से आया और इधर गया, तो इधर इस दोनों के बीच में जो लंबा डंडा बना, दोनों के बीच में एक डंडा जो खींचेंगे, वही डंडा अविलंब कहलाएगा। आएगा तो आपतन बिंदु, जाएगा तो परावर्तन बिंदु, ठीक है। अब बीच हो गया तो अविलंब का बिंदु, ठीक है। इसको मध्य बिंदु भी कहेंगे इसका। अब इस दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अविलंब, ठीक है। आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये दोनों जो है ना, इस दोनों के बीच का जो बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु कहलाया। अब यहां से हमारा आपतित किरण और ये हो गया हमारा अविलंब, इस दोनों के बीच में जो कोण कहलाया, ये आपतन कोण की ज्या कहलाए, ज्या जो है संयुक्त आकार, ज्या आपतन कोण का ज्या, ठीक है। और अगर परावर्तन कोण के लिए होगा तो ये परावर्तन कोण की ज्या हो जाएगा, ठीक है। परावर्तित किरण के साथ अगर कोण बनाएंगे तो परावर्तन कोण की ज्या,
आपतित किरण के साथ अगर कोण बनाएंगे तो आपतन कोण कीजिए। क्लियर? यही चीज हम आप लोग को लिखाए हैं। क्या है वो? स्पर्श लेंस किसे कहते हैं? लेंस चैप्टर में आप चले गए। जीवों द्वारा जिन लेंसों द्वारा क्या लिखे दृष्टि दोषों को दूर करने में किया जाता है, उन लेंसों को फ्रेम में ना जड़ करके। देखिए स्पर्श लेंस क्या, अगर आप स्पर्श लेंस पूछ रहे हैं तो स्पर्श लेंस क्या है? देखिए ये हमारा आंख है, ये आंख है हमारा, ये आंख है, ठीक। आंख में हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, मान लेते हैं ये हमारा जो चश्मा है, ये चश्मा है, तो इसमें क्या है ना कि इस चश्मे में हम लेंस को जो लगाए, तो लेंस हमारा कहाँ लगा हुआ है? इस चश्मे में लगा हुआ है, इस चश्मे पे हमारा लेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरे में पावर है। तो इस लेंस जो है इस चश्मे में ना लगा करके सीधा आता है एक लेंस बना हुआ, मतलब प्लास्टिक टाइप का, जो डायरेक्ट आंख के इस कॉर्निया में चिपक जाता है। ये आंख का काला वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसी में डायरेक्ट से चिपक जाता है, ठीक। तो उसको डायरेक्ट इस चश्मा में नहीं पहन करके हम कहां पहनते हैं? डायरेक्ट आंख में। तो चश्मा में वो नहीं जुटेगा, जुटेगा कहां? डायरेक्ट जाकर के आंख में। तो वही एक छोटा सा ग्लास ऐसे ढक्कन जैसा बना होता है जो जाकर के इसके ढक्कन पे चिपक जाता है, ठीक है, कॉर्निया पे चिपक गया, पुतली पे, और यही पुतली पे ये जो लेंस चिपका, तो इसी को स्पर्श लेंस कहते हैं, ठीक है। स्पर्श लेंस समझ में आया? पूछ लीजिए इसको। नहीं लिख के वही लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, उसको समझा करके लिखिएगा कि मतलब लेंस को चश्मे में ना जड़कर, ना लगाकर, यदि सीधे नेत्र गोलक में सेट किया जाए तो वह लेंस हमारा स्पर्श लेंस कहलाता है। क्लियर है? थोड़ा बढ़ा करके लिखिएगा, समझा करके हो जाएगा। अच्छा यहां से थे। लेंस दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। और हमारा उत्तल लेंस जो है वो तीन प्रकार का, एक हो गया डायरेक्ट उत्तल अवतल, तो ऐसा उभयोत्तल लेंस, इसको हम उभयोत्तल लेंस कहेंगे, जिसका दोनों तल उत्तल होगा, ठीक है। एक होगा समतलोत्तल लेंस, मतलब अगर इसी लेंस को एक और ऐसे बीच से काट देंगे तो एक साइड हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे पास एक साइड समतल बचेगा और दूसरा तल हमारा उत्तल होगा, तो इसको समतलोत्तल बोलेंगे, ठीक है। और इसमें से यही भाग अगर काटेंगे तो ये जैसे ये भाग है, इसको सीधा नहीं काट करके क्या करेंगे? थोड़ा सा टेढ़ा काटेंगे, मतलब दाब करके इसे काटेंगे। तो जो टेढ़ा काटे, एक भाग हमारा अवतल हो गया, दूसरा उत्तल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल, अवतल उत्तल, ठीक है। उसी तरह अवतल लेंस का भी भाग है। अवतल लेंस जो है हमारा कुछ इस प्रकार बना हुआ है। अवतल लेंस को अगर क्या करेंगे, एक साइड अगर बीच से काट देंगे तो समतलावतल, ठीक है, समतलावतल। और अगर इसी चीज को काटेंगे थोड़ा सा उठा करके, ऐसे नहीं काट करके, इस लेंस को क्या कहते हैं? इस लेंस को ऐसे नहीं काट करके क्या काटते हैं कि एक तो भाग जो है हमारा क्या रहता है, थोड़ा सा इसको निकाल करके ऐसे तिरछा काटते हैं। तो तिरछा काटेंगे तो ये वाला भाग खत्म हो गया हमारा, और ये भाग हमारा क्या बच गया? इधर हमारा हो गया उत्तल और इधर हो गया अवतल। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? उत्तलावतल बोलेंगे, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कुछ दे कि द्वारा किसको कहते हैं, तो लेंस का जो वृत्तीय परिधि होता है, इस लेंस को जो ना एक गोलाकार सांचे में ढाल दे रहा है, और इसका जो वृत्तीय परिधि है इसी को लेंस का द्वारक कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, इसी परिधि का जो कि जहां से जहां तक देखा जाता है, क्या एक परिधि की एक ओर से दूसरी ओर जब हम इसको माप करके मिलाते हैं तो इसको ऐसे क्या कहते हैं? जब हम वृत्त चैप्टर को पढ़ते हैं गणित में तो क्या कहते हैं? इसमें केंद्र और एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को केंद्र से होते हुए अगर मिलाएगा तो इसको क्या कहेगा? व्यास कहता है। क्या कहता है? वृत्त का व्यास कहता है। जब इसको वृत्त का व्यास कहेगा तो इसी व्यास को क्या कहते हैं?
उसी व्यास को क्या कहते हैं बताइए, अभी क्या बोले थे? द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। ठीक है, लेंस का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? क्या पूछ रहे थे आप? जरा दृष्टि दोष। आप जरा दृष्टि दोष पूछ रहे थे, पहले दृष्टि दोष को समझिए। ठीक है, दृष्टि दोष क्या होता है कि आंख जब किसी भी प्रकार से देखने में अक्षम हो जाता है। अक्षम मतलब सक्षम और अक्षम दो वर्ड है। सक्षम कहने का मतलब है देख रहा है सही सही से, हर एक तरीका से सक्षम हो गया, और अक्षम हो गया उसको देखने में तकलीफ हो रही है, परेशानियां हो रही है, तो वो हो गया अक्षम। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में सक्षम अक्षम करके कोई शब्द दे दे तो आप उससे परेशान ना हो, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड आप लोग को डिफिकल्ट आएंगे जो वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना है। ठीक है, अभी क्या हम बता रहे थे आपको कि जब हम क्या भी बोल रहे थे अभी आप, दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष मतलब दृष्टि का दोष, यानी दृष्टि दोष। दृष्टि और दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि का दोष तभी न हुआ दृष्टि दोष जब हमारे दृष्टि में किसी भी प्रकार का दोष होगा। यानी आंख में जो है, ये आंख जो है हमारा, आंख में किसी भी प्रकार का आंख में दोष हो रहा है, देखने में दोष हो रहा है, देखने में परेशानी हो रहा है, तो दृष्टि दोष हो गया। अब ये दृष्टि दोष होता है तीन प्रकार का। एक निकट दृष्टि दोष, जिसमें आदमी निकट का वस्तु नहीं देख पाता, दूर का देख लेता है, निकट का देख ही नहीं पाता है, तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूसरा है देखिए क्या बोल रहे थे हम, बोल रहे थे अभी आपको कि निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का वस्तु देख लिया, निकट का नहीं देख पाया। नहीं, क्या बोले, दूर का वस्तु, जो दृष्टि दोष है ठीक उसका उल्टा। ठीक है, मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है आपको तो निकट का वस्तु देख लेगा, दूर का नहीं देख पाएगा। देखिए समझने का और फिर है, निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब होगा को निकट का नहीं देख पाता होगा तब ना निकट दृष्टि दोष। फंसता है बच्चा इसमें। ठीक है, निकट दृष्टि दोष उधराने वाला शब्द है कि अगर निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दृष्टि जो है, निकट दृष्टि मतलब देखना और दोष मतलब उसका कोई कारण। तो निकट दृष्टि मतलब निकट का चीज अगर नहीं देख पा रहा तो निकट दृष्टि दोष हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि निकट दृष्टि दोष में वो निकट का देख लेता है, दूर का नहीं देख पाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में दूर का देख लेता है, निकट का नहीं देख पाता। दूर का वो देख ही लेता है, नजदीक का क्या देख पाता। वो तो अब बनाने वाले से पूछोगे कैसा है, वैसा बना के दिया, इसलिए उसको वो बोला। अब बोलेगा कि भगवान को सूरज का है बनाया है, सूरज बनाया तो दिन में दिखता है, रात में क्या दिखता है, तो ये एक अलग बात है। देखिए बोला क्या जा रहा है, पहले उस चीज को, थीम को पकड़िए कि निकट दृष्टि दोष में निकट का जो वस्तु है उसको साफ साफ नेत्र देख लेगा। मतलब हमारा आंख जो है वो निकट के वस्तु को साफ साफ देख लेगा और दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में है कि वो दूर का साफ साफ देख लेगा, निकट का नहीं देख पाएगा। कौन सा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तो निकट देखेगा, दूर दृष्टि दोष तो दूर देखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट देख रहा है, दूर नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट होगा तो देख लेगा, दूर होगा तो नहीं देख पाएगा, उल्टा होगा। मतलब उल्टा समझिए इसको कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट का देख लेगा लेकिन दूर का नहीं देख पाएगा, दूर दृष्टि दोष है दूर का देख लेगा, निकट का नहीं देख पाएगा। जरा दृष्टि दोष तो उसको निकट भी देखने में परेशानी होगी, दूर भी देखने में परेशानी होगी। निकट भी देख रहा है तो परेशानी हो रहा है, ना साफ साफ दिख रहा है, दूर देख रहा है तो इसमें भी उसको परेशानी हो रहा है, ये भी नहीं देख पा रहा, तो ये हो गया जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है।
निकट दृष्टि दोष अगर बोलेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। आगे बढ़ो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उसको अवतल लेंस का जरूरत है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जरूरत है। और जरा दृष्टि दोष, जिसको कि प्रेस बायोपिया बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, उसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अवतल भी है, उत्तल भी है, मतलब मिला हुआ लेंस है उसमें, ठीक है। ठीक है, गोलीय लेंस जिसको बोलते हो, उसमें सब लेंस आता है। काट दो तो एक साइड समतल, एक साइड उत्तल हो जाएगा। कभी काट दो तो एक साइड समतल, एक साइड अवतल हो जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ना, अब निकट दृष्टि दोष है तो उसमें क्या होता है, हमारा नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, ठीक है। नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट से देख रहा है और दूर नहीं देख पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष, तो इसमें क्या है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और मोटा हो जाता है, ठीक है। नेत्र गोलक क्या होता है, लंबा हो गया और मोटा हो गया, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष, इसका कारण यही है। उपचार इसका जान गया, अवतल लेंस से उपचार होगा। दूर दृष्टि दोष में अभी हम आपको बताए कि दूर का साफ साफ देख रहा है लेकिन वो नजदीक का साफ साफ नहीं देख रहा है, तो दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है और आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक जो है क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, ठीक है, एकदम पतला हो जाता है, ठीक। और इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। आपेक्षिक अपवर्तनांक का आप पूछिए कृष्णा। देखिए, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? आपेक्षिक, जब दो माध्यम का अपवर्तनांक को देखा जाता है और उसके अनुपात को मिलाया जाता है, मतलब उसको एक अनुपात में ढाला जाता है, तो वही अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके से बताया जाए कि मान लेते हैं अगर किसी का अपवर्तनांक 4 है और किसी का 2 है, तो इसको अगर हम इस प्रकार के से लाते हैं 4:2, ये हमारा आपेक्षिक अपवर्तनांक हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब अनुपात दोनों, अगर एक तो का अनुपात, अगर अवतल लेंस का अपवर्तनांक देखेंगे, अवतल लेंस का अपवर्तनांक हम देखेंगे और उत्तल लेंस का अपवर्तनांक देखेंगे। मान लेते हैं अवतल लेंस का अपवर्तनांक और उत्तल लेंस का अपवर्तनांक देखेंगे, तो दोनों का जो अपवर्तनांक का अनुपात होगा, तो उसको जिस अनुपात से सूचित करेंगे, जब उसको अनुपात में ला देंगे, ठीक है, तो यही अपवर्तनांक का अनुपात जब बनेगा तो इसी को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो याद आराम से करो, याद करने में दिक्कत थोड़ी होगा।